हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर ब्रेन्स। आज हम लोग क्लास 9 का अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड को पढ़ेंगे। एक खूबसूरत मस्तिष्क, एक खूबसूरत दिमाग, बहुत ही अच्छा दिमाग। और ये चैप्टर बेस्ड है किनके लाइफ पे? ग्रेट साइंटिस्ट एंड जीनियस एल्बर्ट आइंस्टाइन के लाइफ पे। तो अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, इसके ऊपर हम लोग देखेंगे इस चैप्टर में उनके लाइफ को लेकर के क्या क्या दिया हुआ है, और जानेंगे उनके लाइफ के बारे में, इन्वेंशंस के बारे में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। Albert Einstein was born on March 14, 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness. उनका जन्म मार्च 14, 1879 जर्मन सिटी ऑफ अल्म में हुआ था, और उस समय ऐसा कोई इंडिकेशन, ऐसा कोई संकेत नहीं था कि आगे जा कर के वो इतने महान व्यक्ति बनेंगे एल्बर्ट आइंस्टाइन। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि उसके ऑपोजिट उसकी मदर सोचती थी कि एल्बर्ट जो है वो फ्रीक है, मतलब एक विचित्र जैसा बच्चा है। विचित्र बच्चा मतलब स्ट्रेंज है, मतलब किसी से ज़्यादा बोलना नहीं, चुपचाप अपना साइड में बैठे रहना, ऐसा। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज। उनके अनुसार, उनकी मदर के अनुसार, उनको लगता था कि मेरा बेटा का जो सर है, दिमाग है, मतलब हेड है, वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता था, बॉडी के अनुसार बड़ा होता था। जैसे दूसरे बच्चों का रहता है छोटा, उस हिसाब से छोटा मतलब बराबर जैसा रहता है, उसके हिसाब से बाकी बच्चों की तुलना में एल्बर्ट का जो सर था वो बड़ा था। उसकी मदर का ऐसा मानना था। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टाइन विल आइंस्टाइन स्टिल वॉजेंट टॉकिंग। 2.5 साल का आइंस्टाइन हो चुका था, लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता नहीं था, कुछ बोलता ही नहीं था। When he finally did learn to speak, he uttered everything twice. जब वो बोलना सीखा तो सब चीज़ 2 बार बोलता था, ट्वाइस। जब वो बोलना सीखा तब वो 2 बार बोलने लगा, जब वो बोलना स्टार्ट किया तो। वैसे 2.5 साल तक तो वो बोलता ही नहीं था। आइंस्टाइन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विथ अदर चिल्ड्रन एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग। और आइंस्टाइन को पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है, खेलना धुलना, मिलना जुलना, बातें करना, ये सब कुछ उसको नहीं पता था। और इसीलिए बाकी जो उसके टीममेट्स थे या क्लासमेट्स थे, उसके जो फ्रेंड्स थे, उनके जो आसपास जो चिल्ड्रन रहते थे, फ्रेंड्स तो नहीं कहूँगा क्योंकि वो फ्रेंड्स बनाता ही नहीं था, तो वो जितने भी बच्चे थे उसको ब्रदर बोरिंग कहा करते थे। ठीक है, कि वो बच्चा बोरिंग है। आइंस्टाइन जो था वो काफ़ी बोरिंग टाइप का बिहेव करता था। सो द यंगस्टर प्लेड बाई हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम। वो खुद में ही बिजी रहता था, वो अपने आप में ही रहता था, अकेला ही रहता था। ठीक है, ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज़। उसको मैकेनिकल टॉयज़ बहुत पसंद थे। मैकेनिकल टॉयज़ आपको पता होगा, जो जिसमें व्हील्स होते हैं, और उसमें मशीन टाइप का कुछ होता है, उसको खोलना बंद करना, इस तरह का टॉयज़ मिलता है ना, मैकेनिकल टॉयज़। तो मैकेनिकल खिलौनों के साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता था, इसका कहना है। लुकिंग एट हिज ओन न्यू बॉर्न सिस्टम माजा, ही इज सेड टू हैव सेड फाइन बट वेयर आर हर व्हील्स। जब आइंस्टाइन के सामने उसकी बहन आई, मतलब न्यू बॉर्न सिस्टर, उसकी बहन का जन्म हुआ, तो उसको बहन को देख करके बोला कि सब कुछ तो ठीक है वैसे, लेकिन इसका पहिया कहाँ है, इसका व्हील कहाँ है। क्योंकि उसको लगता था, आइंस्टाइन को ऐसा लगा कि ये जो छोटी बच्ची है, जो मेरी बहन हुई है, जन्म हुआ है इसका, ये एक मैकेनिकल टॉय है, इसका व्हील्स होना चाहिए, इसको पहिए होना चाहिए, है ना। मतलब इससे हम लोग समझ सकते हैं कि वो मैकेनिकल टॉयज़ में कितना ध्यान देते थे। Otto Nussbayer, the historian of ancient mathematics, told a story about the boy Einstein that he characterizes as a legend, but that seems fairly authentic. वो एक महान व्यक्ति की तरह हुए, और मतलब वो दिखाते थे ऐसा क्योंकि वो बहुत कम बोलते थे, और ये सच भी हुआ। कैसे? जब एज ही वॉज अ लेट टॉकर, क्योंकि वो बहुत देर में बात करना शुरू किया था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, और जिसके वजह से उनके पेरेंट्स, आइंस्टाइन के पेरेंट्स जो हैं, वो काफ़ी वरीड थे, बहुत टेंशन में थे कि मेरे बच्चा का 2.5 साल हो गया है लेकिन अभी तक वो बोलना नहीं सीखा, बोलता ही नहीं है। तो क्या हुआ, एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, रात का जब डिनर पे वो लोग बैठे थे टेबल पे, है ना, तो उस टाइम पे ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से द सूप इज टू हॉट। और उस समय में उसने जो चुप्पी था उसको तोड़ दिया, मतलब आइंस्टाइन ने कुछ बोला,
इतने सालों में कि सूप काफ़ी गर्म है, द सूप इज़ टू हॉट। ये सुन कर के उनके पेरेंट्स काफ़ी चकित भी हुए और रिलीव्ड भी हुए। गेट ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। और लेकिन ये क्वेश्चन भी पूछा कि वो पहले क्यों नहीं ऐसा बोला तुम। एल्बर्ट रिप्लाई किया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर। एल्बर्ट बहुत ही सरल भाव में, सरल लैंग्वेज में बोल दिया, इजी लैंग्वेज में बोल दिया, इजी वे में बोल दिया कि अभी तक सब कुछ ठीक ही हो चलता था पापा, तो अभी तक मुझे बोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। आज सूप काफ़ी हॉट था तो मुझे बोलना पड़ा, तो मैं बोला। तो ऐसे थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, कभी कुछ ज़्यादा बोलते ही नहीं थे, लेकिन जब बोलना शुरू किए उसके बाद हर एक चीज़ ट्वाइस बोलते थे, डबल बोलते थे। वो हम लोगों ने उसके पहले के पैरा में पढ़ लिया। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter because he will never make a success at anything. एक हेडमास्टर थे जो आइंस्टाइन के बारे में उनके फादर को कहते थे कि आइंस्टाइन चाहे कोई भी फील्ड को चूज कर ले, कोई भी प्रोफेशन को चूज कर ले, वो कभी सक्सेस नहीं कर सकता। आइंस्टाइन बिगैन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6 साल की उम्र में उन्होंने वायलिन प्ले करना सीख लिया, बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम टू, क्योंकि उसकी मदर ऐसा चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेच्योर वायलिनिस्ट मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ। वो पूरे लाइफ जो है वो वायलिनिस्ट रहे, मतलब पूरे लाइफ जो है अपने जो वायलिन बजाने का, जो वायलिन प्ले करने का जो स्किल्स था उसको वो करते रहे, मेंटेन करते रहे। पूरे लाइफ उन्होंने वायलिन को बजाया। प्रोफेशनल वायलिनिस्ट नहीं थे वो एमेच्योर थे। एमेच्योर मतलब वो अपने शौक के लिए करते थे, घर में बजाते थे, ना कि प्रोफेशनल बाहर जा कर के पैसे कमाने के लिए। समझ में आया? बट एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज नॉट अ बैड पुपिल। एल्बर्ट आइंस्टाइन उतने बुरे बच्चे भी नहीं थे, उतने बुरे विद्यार्थी, उतने बुरे छात्र भी नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मोनिक वेयर आइंस्टाइन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 मंथ्स ओल्ड। तो आइंस्टाइन का फैमिली जो है वो मुनिक में मूव कर गया, जहाँ पे वो हाई स्कूल ज्वाइन किया, ठीक है, 15 महीने बाद ही। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और अच्छे मार्क्स लाए। आइंस्टाइन हेटेड द स्कूल्स regimentation and often clashed with his teachers. At the age of 15, Einstein felt so stifled there that he left the school for good. आइंस्टाइन जो है स्कूल का सिस्टम को एकदम पसंद नहीं करते थे, वहाँ के सिस्टम को, ठीक है, मुनिक में वो पसंद नहीं करते थे, और टीचर्स के साथ काफ़ी उनका झड़प होते रहता था, झगड़ा हो जाता था, ठीक है, बहस हो जाता था। तो एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टाइन ने ऐसा डिसीजन किया, मतलब वो बहुत परेशान हुए, उनको घुटन महसूस हुआ, और उन्होंने स्कूल को छोड़ दिया अच्छे के लिए, भले के लिए, खुद का भी भला के लिए और टीचर्स का भी भला के लिए, क्योंकि आए दिन हमेशा आइंस्टाइन के साथ टीचर्स का बकझक होते रहता था। द प्रीवियस ईयर एल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान। तो उसके बाद एल्बर्ट के पेरेंट्स जो हैं वो मिलान मूव कर गए, मिलान जगह का नाम है, एंड लेफ्ट देयर सन विथ रिलेटिव्स, और अपने बच्चे को, अपने बेटे को रिलेटिव्स के पास रख दिए। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन आइंस्टाइन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल देन मुनिक। तो बहुत डिस्कशन के बाद आइंस्टाइन ने इच्छा जाहिर किया अपना कि वो अपना एजुकेशन को कंटिन्यू करेगा इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जहाँ पे जर्मन भाषा बोला जाता है स्विट्जरलैंड में, तो वहाँ पे वो कंटिन्यू करेगा। तो ये एक ऐसा सिटी था जो बहुत लिबरल था मुनिक से। मुनिक में छात्रों को, स्टूडेंट्स को ज़्यादा उस स्कूल में वहाँ पे ज़्यादा छूट नहीं मिलता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे छूट मिलता था, लिबरल था ये स्कूल। तो ये स्कूल स्विट्जरलैंड का था, ठीक है, और मुनिक वाला स्कूल जो था, ये जो स्कूल था, यहाँ पे ज़्यादा छूट नहीं मिलता था। तो आइंस्टाइन स्विट्जरलैंड में पढ़ने का अपना इच्छा जताया। आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। आइंस्टाइन को मैथमेटिक्स में तो रुचि था ही, इंटरेस्ट था ही, और फिजिक्स में भी इंटरेस्ट था, वो मैथ्स में भी अच्छे थे, गिफ्टेड था उनको, क्वालिटी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट ए यूनिवर्सिटी इन जूरिक। तो
स्कूल ख़त्म करने के बाद वो जूरिक में एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का फैसला किए। बट साइंस वॉजेंट द ओनली थिंग दैट अपील्ड टू द डैशिंग यंग मैन विथ वॉलरस मोस्टैक। तो सिर्फ साइंस ही नहीं था, साइंस ही एक विषय नहीं था, एक सब्जेक्ट नहीं था जिसके लिए वो उत्साहित थे, जिसके लिए उनको इच्छा था। और यहाँ पे बताया गया है कि उनको वालरस की तरह मूछें थी। वालरस मतलब एक सी एनिमल होता है जिसकी मूछें होती हैं, तो उसके जैसा ये इनके पास मूछें थी। ठीक है, मतलब साइंस के अलावा भी इनको कोई चीज़ में इंटरेस्ट था, यहाँ पे ऐसा बताया गया। ही ऑल्सो फेल्ट अ स्पेशल इंटरेस्ट इन अ फेलो स्टूडेंट मिलेवा मैरिक। तो उनको किस चीज़ में इंटरेस्ट था? उनको अपने साथी स्टूडेंट जो थे, मिलेवा मैरिक एक लड़की थी, उनमें इंटरेस्ट था, स्पेशल इंटरेस्ट था। ठीक है, होम ही फाउंड टू बी क्लेवर क्रिएचर, जिनको आइंस्टाइन मानते थे कि वो भी काफ़ी क्लेवर है, मतलब चतुर है। दिस यंग सब हैड कम टू स्विट्जरलैंड। सर्ब बोलने का मतलब कि ये जो लड़की थी ये सर्बिया से आई थी। दिस यंग सब had come to Switzerland because the university in Zurich was one of the few in Europe where women could get degrees। तो ये जो सर्बिया की लड़की थी, यंग लड़की थी, ये स्विट्ज़रलैंड आई थी क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिक था, यहाँ पे ये यूरोप में उन बहुत कम चुनिंदा यूनिवर्सिटीज़ में थी जहाँ पे वुमेन को डिग्री मिलता था। तो यहाँ पे वो डिग्री हासिल करने आई थी। कौन? मेलिवा मेरिक। और मेलिवा मेरिक जो थे उनमें आइंस्टाइन को काफ़ी इंटरेस्ट होने लगा था। समझ रहे हैं? आइंस्टाइन सॉ इन हर एन एली अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स। तो आइंस्टाइन को एक एली दिखता था उनमें, मतलब उनको उनमें उनमें उनको दोस्त दिखता था आइंस्टाइन को, और अगेंस्ट फिलिस्टीन्स। और फिलिस्टीन्स यहाँ पे किसको कहा गया है? उन लोगों को कहा गया है जिनकी सोच आइंस्टाइन की सोच से अपोजिट था, मैच नहीं करता था। दोज पीपल इन हिज फैमिली एंड एट द यूनिवर्सिटी विथ होम ही वॉज कॉन्स्टेंटली ऑड्स एट ऑड्स। एट ऑड्स का मतलब वही हुआ कि दोनों का मेल मैच, दोनों का बातें जिनका विचार मैच नहीं होता था, उनको फिलिस्टीन्स बोला गया है। समझ में आया? द कपल फेल इन लव। और ये जो जोड़ा था इनको आपस में प्यार हो गया, ये लोग फेल इन लव हुए। लेटर्स, कौन फेल इन लव हुए? कौन फेल इन लव हुए? मिलेवा मेरिक के साथ आइंस्टाइन। लेटर्स सर्वाइव इन विच दे पुट देयर अफेक्शन इनटू वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस। इन्होंने आपस में एक दूसरे को लेटर लिखा जिसमें काफ़ी अफेक्शन थे और वर्ड्स मिक्सिंग साइंस विथ टेंडरनेस था। साइंस के साथ साइंस की बातें भी थी, वो लव भी था, सब कुछ मिक्स होता था इनके लेटर्स में। रोट आइंस्टाइन, हाउ हैप्पी एंड प्राउड आई शैल बी व्हेन वी बोथ हैव ब्रॉट आवर वर्क ऑन रिलेटिविटी टू अ विक्टोरियस कंक्लूजन। कैसा अच्छा होगा, कैसा खुशनुमा पल होगा, है ना, जब हम लोग एक साथ काम करेंगे, हम अपने काम को एक साथ लाएंगे और अंत में हम लोग विजयी होंगे। हम लोग आपस में फिर हम लोग लास्ट में सक्सेस करेंगे, है ना। इन 1900 at the age of 21 Albert Einstein was a university graduate and unemployed। 1900 में आइंस्टाइन जो थे वो 21 ईयर्स के हो गए थे, लेकिन वो ग्रेजुएट हो गए थे और साथ में वो अनएम्प्लॉयड थे, मतलब बेरोजगार थे। ही वर्कड एज अ टीचिंग असिस्टेंट, गेव प्राइवेट लेसन्स एंड फाइनली सिक्योर्ड अ जॉब इन 1902 एज अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन पेटेंट ऑफिस इन बर्न। और उसके बाद ही उनको जॉब मिला टेक्निकल टीचिंग असिस्टेंट का। सॉरी, ये टीचिंग असिस्टेंट है, मैंने गलत पढ़ दिया। ये टीचिंग असिस्टेंट का जॉब मिला उनको, जो प्राइवेट लेसन्स देते थे। और उनके बाद फिर से उनको फाइनली जॉब मिला। फाइनली जॉब जो मिला वो 1902 में मिला। पहले वो टीचिंग असिस्टेंट की तरह काम करते थे, उसके बाद फाइनल जॉब जो उनको मिला वो 1902 में मिला। वो टेक्निकल एक्सपर्ट के पोस्ट पे मिला। किस पोस्ट पे? टेक्निकल एक्सपर्ट के पोस्ट पे उनको जॉब मिला और पेटेंट ऑफिस में मिला। पेटेंट ऑफिस क्या होता है? वो बर्न में था। बर्न एक जगह का नाम है। तो पेटेंट ऑफिस क्या होता है? जहाँ पे लोग अपने इन्वेंशंस को पेटेंट करवाने जाते हैं,
मतलब आपने कोई मशीन बनाया, आपने कोई वीडियो गेम बनाया, तो उसका पेटेंट करवाने के लिए आप पेटेंट ऑफिस जाएंगे, जहाँ पे एग्रीमेंट वगैरह होता है सब कुछ, तो वहाँ रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो आपका जो वीडियो गेम बनाया गया है आपके द्वारा, उसको पेटेंट कर दिया जाएगा कि आपका नाम मान लो पंकज है, तो पंकज ने इस वीडियो गेम को बनाया है, इस वीडियो गेम को और कोई कॉपी नहीं कर सकता है। तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन कराया जाता था वो पेटेंट ऑफिस में, बर्न में। तो वहाँ उनको टेक्निकल एक्सपर्ट का जॉब मिला, वाइल ही वॉज सपोज टू बी असेसिंग अदर पीपल्स इन्वेंशंस। तो जब वो लोगों को असिस्ट करते थे, एसेस करते थे, मदद करते थे लोगों के इन्वेंशन में, आइंस्टाइन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग हिज ओन आइडियाज़ इन सीक्रेट। तो लोगों को एसेस करने के दौरान, वहाँ पे लोगों का काम करने के दौरान, लोगों के लिए काम करने के दौरान, वो खुद के आइडियाज़ भी अपने दिमाग में डेवलप कर रहे थे। ही इज़, लेकिन सीक्रेटली कर रहे थे, ठीक है, किसी को बताए नहीं थे। ही इज़ सेड टू हैव जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एट वर्क द ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। उन्होंने मजाकिया तौर पे अपने डेस्क को कहते थे ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स। इसलिए कहते थे क्योंकि वहाँ पे फिजिक्स के सारे इन्वेंशंस जो थे उनका वहाँ पे असेसमेंट होता था, रजिस्ट्रेशन होता था, पेटेंट कराया जाता था। वन ऑफ द फेमस पेपर्स ऑफ 1905 वाज आइंस्टाइन्स स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो 1905 में एक फेमस पेपर आया, पब्लिश हुआ आइंस्टाइन का, जिसको स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कहा गया है, अकॉर्डिंग टू विच टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट। जिसके अनुसार टाइम और डिस्टेंस जो होता है वो एब्सोल्यूट नहीं होता है, मतलब चेंज होते रहता है। इंडीड टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट कंटिन्यू टू शो द सेम टाइम। दो क्लॉक को अगर हम लोग लेते हैं तो वो लोग मतलब दो एक्यूरेट क्लॉक को लेते हैं तो वो लोग सेम टाइम नहीं दिखाएगा। कब? इफ़ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, जब वो दोनों क्लॉक को कोई जर्नी करा के लाया जाए। इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट रिलेटिव टू अदर, और दोनों एक दूसरे से कोई फास्ट काफ़ी है, दो घड़ी है, दोनों में से एक दूसरे का स्पीड जो है वो अलग अलग है और जर्नी करा के लाया गया है, तो दोनों का जो टाइमिंग है उसमें फ़र्क आएगा, सेम टाइम वो नहीं दिखाएगा। फ्रॉम दिस followed the world's most famous formula which describes the relationship between mass and energy। और इस रिलेटिविटी के सिद्धांत के बाद यहाँ पे ऐसा माना गया कि वर्ल्ड का जो फेमस फॉर्मूला था वो विच डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, जो मास और एनर्जी के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करता था, वो आ गया, दैट इज E इक्वल टू mc स्क्वायर। In this mathematical equation, E stands for energy, m for mass, and c for speed of light in a vacuum. E equal to mc square. When you sit, इसको एक्सप्लेन किया गया है, एक एग्जाम्पल दिया है आइंस्टाइन ने। When you sit with a nice girl for 2 hours, जब तुम कोई सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे बैठते हो, it seems like 2 minutes, ऐसा लगता है कि जैसे 2 ही मिनट तो हुआ ही है, थोड़ा और बैठने को मिल जाता। ओहो हो। When you sit on a hot stove for 2 minutes, it seems like 2 hours, that's relativity। और जब आप एक गर्म स्टोव पे बैठते हो या स्टोव के सामने बैठते हो, जलता हुआ स्टोव के सामने बैठते हो, गर्म स्टोव के सामने बैठते हो, तब ऐसा लगता है कि 2 मिनट भी अगर बैठ गए हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे 2 घंटे बैठ गए। तो इसी को कहते हैं रिलेटिविटी, ठीक है। जब कोई सुंदर लड़की के साथ 2 घंटे भी बैठ जाओ तो ऐसा लगता है कि 2 मिनट और मिल जाए, लगता है कि 2 ही मिनट के लिए बैठे हैं, 2 घंटा बीत गया लेकिन लग रहा है कि 2 ही मिनट बैठे हैं। लेकिन जब हम गर्म स्टोव के सामने बैठते हैं तो ऐसा हो जाता है कि 2 मिनट ही बैठे हैं लेकिन लगता है कि 2 घंटे बीत गए। मतलब वहाँ पे तकलीफ़ हो रहा है ना, और वहाँ पे तो इन्जॉयमेंट हो रहा है, वहाँ पे तो आप इन्जॉय कर रहे हैं बैठ के लड़की के सामने, है ना, आपके हिसाब से चल रहा है सब कुछ। और यहाँ क्या हो रहा है, आपके अगेंस्ट सिचुएशन है, आपको हीट मिल रहा है, आपको परेशानी हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है। जब तकलीफ़ होता है तो 2 मिनट भी 2 घंटे के जैसा लगने लगता है। तो वही है रिलेटिविटी। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस तरह से समझाया। While Einstein was solving the most difficult problems in physics, his private life was unraveling। जब आइंस्टाइन जो है मोस्ट डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे थे फिज़िक्स में,
तो उनके प्राइवेट लाइफ जो था वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो गया था, अनरावेलिंग, मतलब थोड़ा सा बिखर सा गया था। हैड वांटेड टू मैरी अल्बर्ट हैड वांटेड टू मैरी मिलेवा राइट आफ्टर फिनिशिंग हिज स्टडीज़। अल्बर्ट जो है स्टडी फिनिश करके डायरेक्टली मिलेवा से शादी करना चाहते थे, बट हिज मदर वॉज अगेंस्ट इन, लेकिन उनकी मदर जो है वो अगेंस्ट थी शादी के, मतलब मदर नहीं चाहती थी कि मिलेवा का साथ अल्बर्ट शादी करे। शी थॉट मिलेवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, क्योंकि मदर को ऐसा लगता था कि मिलेवा जो 3 साल बड़ी है मेरे बेटे अल्बर्ट से, और वो थोड़ी बड़ी है उनसे। शी वॉज ऑल्सो बॉदर्ड बाई मिलेवाज इंटेलिजेंस, और इंटेलिजेंट भी है मिलेवा, इंटेलिजेंट भी है काफ़ी, और 3 साल बड़ी भी है अल्बर्ट से। और शी इज़ अ बुक लाइक यू, और तुम्हारे जैसा ही वो बुकिश पर्सन है, मतलब बुक में डूबा रहना, पढ़ाई करना, ये सब इंटेलेक्चुअल पर्सन है ना, इसलिए तुम्हारे साथ उसका शादी करना ठीक नहीं होगा। हिज मदर सेड, उसको मदर ने कहा। आइंस्टाइन पुट द वेडिंग ऑफ, तो आइंस्टाइन ने भी शादी को थोड़ा टाल दिया। द पेयर फाइनली मैरिड इन जनवरी 1903, और ये जो जोड़ा है ये जनवरी 1903 में शादी कर लिए। एंड हैड 2 sons, और इनके 2 बेटे हुए। बट अ फ्यू ईयर्स लेटर द मैरिज फॉल्टर्ड, और कुछ साल बाद ये जो शादी था वो टूट गया, फैल्टर्ड। मिलेवा मीनवाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउसवाइफ। शादी होने के बाद, बच्चे होने के बाद मिलेवा जो थी, जो कि काफ़ी इंटेलिजेंट थी और इंटेलेक्चुअल थी, उनके भी अपने सपने थे, उनको भी आगे बढ़ना था, लेकिन वो हाउसवाइफ हो जाने के बाद वो काफ़ी अनहैप्पी थी। उनका एम्बिशन जो है था वो सब खत्म होता जा रहा था, उनको दुख हो रहा था अंदर से। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग द कपल फाइनली डाइवोर्स्ड इन 1919। काफ़ी सालों तक लगातार फाइटिंग होने के बाद, आपस में झगड़ा होने के बाद, ये जो कपल थे, ये जो जोड़ा था आइंस्टाइन का और मिलेवा का, ये 1919 में टूट गया और डाइवोर्स हो गया। आइंस्टाइन मैरिड हिज कज़िन, साथ ही साथ आइंस्टाइन ने अपने कज़िन एल्सा से शादी कर लिया उसी साल में। आइंस्टाइन्स न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसाइडेड विथ हिज राइज टू वर्ल्ड फेम, तो उनके पर्सनल चैप्टर के साथ दुनिया में उनको नाम और फेम भी अभी मिलने लगा। इन 1915 ही हैड पब्लिश्ड हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 1915 में ही उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश किया था, विच प्रोवाइडेड अ न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, जिसमें ग्रेविटी के बारे में न्यू इंटरप्रिटेशन था। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रॉट प्रूफ दैट इट वाज एक्यूरेट, और 1919 में जब सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, तब जा कर के ये प्रूव हो गया जो आइंस्टाइन ने 1915 में ही कर दिया था, रिसर्च कर चुका था। आइंस्टाइन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड इन एडवांस द एक्सटेंट टू विच द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार्स वुड बी डिफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो आइंस्टाइन जो थे वो कैलकुलेट किए थे 1915 में ही, कैलकुलेट कर दिए थे एडवांस में ही, कि जो लाइट है वो जो फिक्स्ड स्टार्स होते हैं ऊपर में, स्टार से जो लाइट आएगा डेफ्लेक्टेड थ्रू द सन्स ग्रेविटी, कितना डेफ्लेक्ट होगा सन के ग्रेविटेशनल फील्ड से, वो चीज़ को 1915 में ही बता दिया था। और सूर्य ग्रहण हुआ 1919 में, 1909 में, तब जा कर के ये प्रूव हुआ। और द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड हिज वर्क एज अ साइंटिफिक रिवॉल्यूशन, और न्यूज़पेपर के लोग, मीडिया के बंधु लोग जो है उनको काफ़ी प्रेज़ किए, काफ़ी उनको सम्मान दिया इस साइंटिफिक रिवॉल्यूशन के वजह से। आइंस्टाइन रिसीव द नोबेल प्राइज़ फॉर फिजिक्स इन 1921, और फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ से उनको सम्मानित किया गया आइंस्टाइन को 1921 में, ठीक है। ही वॉज शॉवर्ड विथ ऑनर्स एंड इन्विटेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड लॉडेड बाय द प्रेस, और यहाँ पे उनको सम्मान दिया गया, प्रेस के तरफ से भी काफ़ी सम्मान दिया गया, चारों तरफ से दुनिया में उनको इन्विटेशंस आने लगे। When the Nazis came to the power in Germany in 1933, जब नाजी पावर में आया, शक्ति में आया यहाँ जर्मनी में 1933 में, आइंस्टाइन एमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स, आइंस्टाइन जो थे वो यूनाइटेड स्टेट्स चले गए। 5 years लेटर, 5 साल बाद, द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियर फिजन इन बर्लिन हैड अमेरिकन फिजिसिस्ट इन एन अप्रोर, और ठीक 5 साल बाद जर्मनी में, बर्लिन में
न्यूक्लियर फिजन का डिस्कवरी होता है। न्यूक्लियर फिजन ऐसा रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिजन जिसके ज़रिए एटम बम बनता है। एटम बम का आविष्कार हो चुका था बर्लिन में, जिसके वजह से अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो काफ़ी टेंशन में थे। मैनी ऑफ देम हैड फ्लेड फ्रॉम फासिज्म, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो फासिज्म से भागते हुए आने लगे, जस्ट एज आइंस्टाइन हैड, जिस तरह से आइंस्टाइन आए थे। एंड नाउ दे वर अफ्रेड द नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बम, और उन लोगों को डर लगता था कि नाजी अब एटॉमिक बम को यूज़ करेंगे, बनाएंगे और यूज़ करेंगे, क्योंकि सबको पता था कि एटॉमिक बम जो है एक बार यूज़ हो गया तो वो बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। एट द अर्जिंग ऑफ अ कलीग, एक कलीग के कहने पे आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ऑन August 2, 1939। और एक कलीग के कहने पे आइंस्टाइन ने एक लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, जिसमें उन्होंने वार्निंग दिया गवर्नमेंट को कि अ सिंगल बॉम्ब ऑफ दिस टाइप एक्सप्लोडेड इन अ पोर्ट माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पार्ट टुगेदर विथ सम ऑफ द सराउंडिंग टेरिटरी, कि एटम बम, अगर सिंगल एटम बम भी अगर कोई पोर्ट में एक्सप्लोड हुआ, मतलब कोई बंदरगाह पे एक्सपोर्ट हुआ, तो पूरा बंदरगाह क्षतिग्रस्त हो जाएगा, पूरा बंदरगाह बर्बाद हो जाएगा, और साथ ही साथ उस बंदरगाह के चारों तरफ सराउंडिंग का जो एरिया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। हीज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, और उनके जो वर्ड्स थे वो सही साबित हुए। कब? जब द अमेरिकन्स डेवलप्ड एटॉमिक बॉम्ब इन अ सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ देयर ओन एंड ड्रॉप्ड इन ऑन जापानीज सिटीज़ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945। तो अमेरिका ने सीक्रेटली एटॉमिक बॉम्ब को डिस्कवर कर लिया, बनाया, ठीक है, गुप्त प्रोजेक्ट में, और जापान के 2 सिटी हिरोशिमा और नागासाकी में ड्रॉप कर दिया अगस्त 1945 में। तब वर्ल्ड वार चल रहा था, और वो दोनों सिटी को बर्बाद कर दिया गया। आज भी हिरोशिमा और नागासाकी एटम बम के नाम से वहाँ के लोग कांपते हैं। आइंस्टाइन वॉज डीपली शेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन। आइंस्टाइन को काफ़ी दुख हुआ इस तरह का भयानक डिस्ट्रक्शन, क्षति से। दिस टाइम ही रोट अ पब्लिक मिसिव टू द यूनाइटेड नेशन। उन्होंने इस समय एक बड़ा लेटर लिखा यूनाइटेड नेशंस को। इन इट ही प्रोपोज द फॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट। उन्होंने इसमें प्रपोज किया, उसमें लिखा कि दुनिया में वर्ल्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट को जो लेटर लिखा था उससे अलग इसमें क्या लिखा था? दिस वन मेड नो इम्पैक्ट, इसमें कोई असर नहीं हुआ। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड आइंस्टाइन गॉट एवर मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स, और आगे जा कर के उन्होंने पॉलिटिक्स में भी थोड़ा इन्वॉल्वमेंट हुआ। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी। और उन्होंने अपना पॉपुलरिटी को यूज़ किया शांति फैलाने के लिए और डेमोक्रेसी फैलाने के लिए, ठीक है, डेमोक्रेसी के लिए। When Einstein died in 1955 at the age of 76, जब 1955 में आइंस्टाइन का डेथ होता है तब वो 76 ईयर्स के थे। He was celebrated as a visionary and world citizen as much as scientific citizen। तो पूरे दुनिया में उनको याद किया गया, उनको सम्मान दिया गया एक वैज्ञानिक के रूप में और एक विजनरी के रूप में, है ना। तो ये चैप्टर यहाँ पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको आइंस्टाइन के लाइफ पे ये छोटा सा स्टोरी? आप ज़रूर बताइए कमेंट करके, और कौन सा चैप्टर चाहिए आपको वो भी बताइए। और यहाँ पे एक्सरसाइज भी है, आप एक्सरसाइज भी आप देख सकते हैं और इससे हेल्प ले सकते हैं। आपको आगे का कौन सा चैप्टर चाहिए ज़रूर कमेंट करके बताइए, तो मैं आगे का चैप्टर्स भी करवाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।